हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार, जिसे राइट टू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ भी सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम में जितने भी बनने वाले सवाल हैं बहुत पूछे जाते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, चैप्टर है, इसे हम लोगों को जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आरटीई कैसे बना? तो यह एक एक्ट आया था, उस एक्ट के जरिए बना। एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिनियम। यह अधिनियम के जरिए से बना। बात ये आती है कि अधिनियम यह कब बना? तो अधिनियम यह 2009 में बना। और 2009 में यह अधिनियम किस नाम से जाना जाने लगा? तो इसे हम लोग आरटीई एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ ये समझना है कि एक्ट यानी कि जो ये अधिनियम होता है ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ताकि यहाँ से बनने वाला जो प्रश्न होगा वो हम लोग। तो अधिनियम बनने के लिए बच्चे हमें संसद से पास करवाना होगा। अगर कोई चीज़ संसद से पास हो जाएगी तभी वो क्या बन पाएगा? अधिनियम। तो संसद से पास होना जरूरी है। अब संसद से पास होने के लिए हमें ये समझना है कि संसद में कितने अंग होते हैं, यानी कि संसद के कितने बॉडी होते हैं। तो ये भी समझना है कि कहाँ कहाँ से पास होगा। तो यहाँ पे राज्यसभा, इसका एक अंग क्या होता है? राज्यसभा। इसका मतलब है कि यह राज्यसभा से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। कोई भी अगर बात विमर्श हो रहा है तो वो राज्यसभा में जो सांसद महोदय बैठे हैं वहां से उसे पास कर दे बिल को। जैसे कोई भी एक्ट गया है, कोई भी बिल गया है, उसे पास होना चाहिए। जब वो राज्यसभा से पास हो जाएगा फिर वो आएगा लोकसभा में। लोकसभा में फिर वो बिल आएगा और फिर वो लोकसभा से भी क्या हो जाए? पास हो जाए, वहां से भी क्लियर हो जाए। अब लोकसभा से पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति इसे क्या करेंगे? उस बिल पर, उस एक्ट पे हस्ताक्षर यानी कि अपने साइन कर देंगे। तो यह बिल क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। संसद से बेटा पास होने का सीधा मतलब है कि वो राज्यसभा से पास हो, वो लोकसभा से पास हो और उस पे राष्ट्रपति के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर। जब ये तीनों काम हो जाएंगे तभी वह माना जाएगा कि वो संसद से क्या हो गया है? पास हो गया है। तो जैसे ही संसद से पास हो जाएगा यानी कि तीनों प्रक्रियाओं होने के बाद तब वही क्या बन जाएगा? अधिनियम जो है। अब वो जो अधिनियम है वो किस चीज का रूप ले लेगी? वो बिल जो है वो किसका रूप ले लेगी? एक कानून का रूप ले लेगी। एक कानून बन जाएगा। आया था तो याद रखे रहना, 20 जुलाई 2009 को यह कानून आया। कहाँ पे? राज्यसभा। और राज्यसभा से यह कानून क्या हुआ? पास हो गया। क्लियर हुआ? अब जब राज्यसभा से पास हुआ तो कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। यहाँ पे लोकसभा में यह आया 4 अगस्त को। 4 अगस्त 2009 को यह लोकसभा में आया। और लोकसभा में आने के बाद यह बिल लोकसभा से भी क्या हो गया? पास हो गया। अब लोकसभा से पास होने के बाद यह आया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसे 26 अगस्त को क्या किए? 26 अगस्त 2009 को यह उस पे हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि अपने साइन
कर दिए, इसका मतलब यह बिल अब पूरी तरह से संसद से पास हो गया है। मैंने बोला था कि वहां पे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को होने का मतलब है संसद से पास होना, और इसका मतलब है कि कानून बन गया है। अब अगर यह कानून बन गया है तो यह 1 अप्रैल 2010, यह डेट याद रखे रहना, 1 अप्रैल 2010 को क्या हो गया, यह लागू हो गया पूरे भारत में, इसे लागू कर दिया गया। क्लियर हो गया आपको यह बात? तो अगर आपसे डेट वाइज भी यह पूछा जाएगा तो आप लोग शायद क्लियर कर लेंगे। ये किसके बारे में था? ये हम लोगों ने अभी बताया कि अभी हम लोग क्या पढ़े, RTE एक्ट। किसके बारे में पढ़े? RTE एक्ट 2009 में आया था ये, तो उसी के ही बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी किए कि यह कब आया था। तो RTE एक्ट 2009 में जो आया था हम लोग उसका, अगर अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, क्या बोला था? राइट, R का मतलब है राइट, T का मतलब है टू, E का मतलब है एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन ये सिंपल में हो गया। लेकिन अगर इसका पूरा फुल नेम पूछ लिया जाए, फुल नेम बताइए इसका क्या होगा, तो इसकी जगह पे आप लोग याद रखना, इसका फुल नेम होगा द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यह जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है। अगर इस तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए RTE का पूरा क्या नाम है, तो उस तरह से तो राइट टू एजुकेशन हो गया। वैसे होगा द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका सीधा सा मतलब है जो चिल्ड्रेन है उस चिल्ड्रेन को राइट होगा, अधिकार होगा किस चीज के लिए? फ्री यानी कि निशुल्क, और कंपल्सरी माने अनिवार्य रूप से, एजुकेशन माने शिक्षा के लिए यह नियम होगा। तो यह चीज फुल फॉर्म के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं पूरे भारत में ये लागू कब हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू हो गया। लेकिन याद रखे रहना उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य था भारत का जहां पे RTE एक्ट 2009 जो है यह लागू नहीं माना गया, यानी कि वहां पे लागू नहीं हुआ। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूरे भारत में लागू हुआ सिर्फ एक राज्य को छोड़कर, और यह केंद्र शासित बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे RTE एक्ट 2009 लागू नहीं हुआ था। बात यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन उठता है कि जब ये 2010 में लागू हुआ तो उस समय यह भारत जो है विश्व में चौथा स्थान रखने वाला देश बन गया था। तो याद रखना 135वां स्थान रखने वाला यह देश बन गया था। किस मामले में? RTE एक्ट लाने के मामले में, क्योंकि 135 देश ऐसे 134 देश ऐसे थे जिसने अपने यहाँ RTE एक्ट ले आया था, और 135वां देश बन गया भारत। यहीं पे दूसरी क्वेश्चन उठती है, अगर 135वीं की बात हो गई है तो प्रथम देश कौन सा था जो RTE एक्ट लाया था? पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, तो इसमें प्रथम देश था स्वीडन। स्वीडन जो है वह RTE एक्ट लाने वाला प्रथम देश बन गया। क्या क्या बातें खास है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बात यह है कि इसमें यह बात रखी गई कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं इन सारे बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि इनसे
कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ा गया कि अनिवार्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह कंपलसरी है और यह बाध्य है। अनिवार्य का सीधा सा मतलब है कि बाध्य है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष का उसका बच्चा है और उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यदि यह रिपोर्ट और क्लेम कर दिया जाए तो यह उनके माता पिता के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होगी, या फिर उनको आके समझाया जाएगा कि आप ऐसा क्यों हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फीस लिया ही नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरी है पढ़ाना। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया कि यहाँ पे पहली बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि यह जो शिक्षा है यह सामान्य बच्चों के लिए है। किसके लिए है? सामान्य बच्चे। अब सामान्य बच्चे अगर मैंने बोल दिया है तो इस सामान्य बच्चे में सारे बच्चे आ जाएंगे। कौन कौन से बच्चे आएंगे? तो इसको आपको अच्छे से पता है कि इसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी आएंगे, प्रतिभाशाली बच्चे। दूसरे इसमें सृजनशील बच्चे भी होते हैं, तो यहाँ पे सृजनशील बच्चे भी आएंगे। और एक बच्चे ऐसा होता है जिसको दिक्कत होती है यानी कि पढ़ाई लिखाई करने में, जिसे हम लोग बोलते हैं मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि वाले बच्चे भी इसमें भी आएंगे। ये तीनों तरह के बच्चे हैं जो ये सामान्य बच्चे हैं, इनके लिए यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। बात ये आती है, अगर इनके लिए यह बात कही गई है तो दिव्यांग यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। जो कुछ अपंग हैं यानी कि जिनके बॉडी में, जिसके शरीर में कुछ कमियां रह गई हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? तो ये पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे 6 से 12 साल के जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते थे, सॉरी 12 लिख दिया हूँ, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते थे वो किसके लिए थे? वो सामान्य के लिए थे। ये बात आप लोग याद रख रहे हैं ना, क्योंकि मैं इसीलिए लिख के कंफर्म कर रहा हूँ। जबकि दिव्यांग वाले में 6 से शुरू होगा लेकिन 14 से बढ़ा के 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए कर दिया गया है। तो याद रखना, ये दिव्यांग बच्चों के लिए यह कैटेगरी है, इनके लिए मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था कि निःशुल्क भी होगा और यहाँ पे अनिवार्य भी होगा। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर यह बात लागू हुआ था तो कब ये लागू हुआ था? तो ये भी आपको समझना चाहिए, ये उस टाइम पे नहीं लागू हुआ था जब यह आरटीई एक्ट 2009 बना था, तो 2009 पे ये लागू नहीं हुआ था। किसके बारे में बात कर रहा हूं? दिव्यांग वाले में। तो यह कब लागू हुआ था इसे भी आपको समझना है, तो मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको। लिखिए 2016, ये अभी 2016 में जब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पर ये लागू किया गया और यह नियम लाया गया। और इस नियम का क्या नाम था? इसे बोलेंगे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। यह नियम आप लोग याद रख लीजिए। क्या नाम था? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। यह नियम कब आया था? 2016 में आया था। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो आरटीई एक्ट था वो 6 से 18 साल की बात करता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ये भी बात करता है, और इसका नाम था दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में लाया गया था। ये 2009 में यह नहीं लाया गया था। आगे हम लोग चलते 2010 में यह कानून लागू हो गया था। 2010 में यह कानून लागू हो गया था। कब? पूरे भारत में लागू हो गया था। क्लियर है ना? पूरे भारत में क्या हो गया था? लागू हो गया। लेकिन एक ऐसा राज्य था जो यह कानून लागू किया 2011 में, और महीना क्या था? 1 अप्रैल। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन
तो उस देश का नाम था राजस्थान। राजस्थान। इसका क्या मतलब है कि राजस्थान जो आरटीई एक्ट था वो तो लागू कर दिया था पूरे भारत में, लेकिन राजस्थान राज्य ने 1 अप्रैल 2011 को एक नया परिवर्तन किया इसमें, और वह परिवर्तन आपको जानना है कि 6 से यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक की जो कक्षा है, 1 से 12 तक के क्लास के बच्चों के लिए यह निःशुल्क शिक्षा की बात कर दिया। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था राजस्थान में। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला देश बन गया, फर्स्ट देश, वो पहला राज्य बन गया। ऐसा करने वाला राजस्थान क्या हुआ, पहला राज्य बन गया भारत का, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की बात किया। और यह लाया कब, तो 1 अप्रैल 2011 को यह लाया, यह कानून अपने राजस्थान में लागू करके राजस्थान ने दिखा दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि 2010 में यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ, जिसमें 1 से लेकर अभी 1 से नहीं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पे वर्ष दिया गया है, कक्षा की बात नहीं किया गया है, जबकि यहाँ 1 से लेकर 12 क्लास तक की बात किया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा बदलाव था कि 1 साल बाद राजस्थान ने इसे क्लियर करके और नया परिवर्तन करके बहुत अच्छे रूप में ला दिया। संविधान में महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें आरटीई को लेकर, तो याद रखे रहना कि आर्टिकल 21 इसमें बना, अनुच्छेद जिसे हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। तो आर्टिकल 21 के जो भाग उसका ए है, यानी कि 21A जो आर्टिकल 21 है और क्लॉज ए है, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो अनुच्छेद 21A बोलेंगे। अनुच्छेद 21A में यह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसे ही कब लाया गया, या तो यहाँ पे 86वें संशोधन द्वारा यह संविधान में लाया गया। संविधान में बहुत सारे संशोधन होते हैं ना, कुछ बने रहते हैं, तो उसी को फिर से संशोधन करके बनाया जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन था ये। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो महत्वपूर्ण शिक्षा अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, वो कौन से संशोधन में लाया गया था संविधान के, तो 86वें संविधान संशोधन में था। कब लाया गया था, तो ये भी डेट भी आपसे कभी कभी दे देता है, तो याद रखे रहना 12 दिसंबर 2002 का यह टाइम था जो संविधान संशोधन किया गया था। क्लियर हुआ भाई। अब यह बात यहाँ पे एक बिंदु और है कि जो आर्टिकल 21A है, अनुच्छेद 21A है, यह क्या होता है, तो यह मूल भाग है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार जो है किस में आता है, वो भाग 3 में आता है। किस में आता है, भाग 3 में आता है। यानी कि मूल अधिकार का हिस्सा है अनुच्छेद 21A, जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के भाग 3 यानी कि चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। वैसे संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो याद रखें ना, कुल टोटल 7 भाग हैं संविधान में, जिसमें भाग 3 में, जो भाग 3 है वो मूल अधिकार के बारे में बताता है, और जो मूल अधिकार है उसी में है आर्टिकल 21A। उसी आर्टिकल 21A में क्या बोला गया है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से कितने वर्ष तक के लिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात किया गया है कि निःशुल्क शिक्षा की बात करे रहा है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि निःशुल्क शिक्षा के बारे में जो बात हुई थी तो वो कहाँ पे संविधान में बोला। देखिए आरटीई के संबंध में अगर हम कुछ देखें तो मूल अधिकार को लेकर क्या बात है, तो मूल अधिकार को लेकर यहाँ पे भाग 3 में यह बात बताया गया है,
आरटीई के। और भाग 3 में आर्टिकल 21, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 ए यानी कि अनुच्छेद 21 ए की बात करता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अनिवार्य भी है और निःशुल्क भी है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ निःशुल्क भी रहेगा, निःशुल्क, और निःशुल्क के साथ साथ अनिवार्य भी रहेगा। यहाँ पे ये किस चीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे शिक्षा के बारे में बात हो रही है। और किसके शिक्षा के लिए, तो बच्चों के शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कही गई है। मूल अधिकार में भाग 3 में आर्टिकल 21 ए में बात कही गई। क्लियर हो रहा है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, ये संविधान का एक अंग है। अब यहाँ पे कहाँ क्या किस चीज के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल 45 में अनुच्छेद 45 में यह बात बताई गई है। कभी कभी आपसे यह पूछ लेगा ना कि बताइए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो बात है ये कहाँ पे बताई गई है, तो आप लोग अगर अनुच्छेद 21 ए पढ़े हैं तो वहां पे नहीं मिलेगा, तो याद रखे रहना आर्टिकल 45 या फिर अनुच्छेद 45 आपको फिर देखना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 45 में वह बात कही गई होगी। जब यह नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, ठीक है ना। और ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। क्लियर। अगर ये भी नहीं मिला तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, इसे हम लोग कहते हैं, एफडी के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें आपको यह बात बताई गई है अनुच्छेद यानी कि 51 ए, आर्टिकल 51 ए की बात किया गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं अनुच्छेद 51 ए के तहत यहाँ पे बात बताई गई है। क्या बात यहाँ पे बताई गई है कि जो माता पिता हैं, माता पिता के कर्तव्यों की बात किया गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा में दाखिला करवाएं। ऐसा अगर नहीं करवाएंगे तो यह उनका मूलभूत कर्तव्य नहीं होगा। तो आई थिंक इतनी सारी जो बातें हैं यहां से भी आरटीई एक्ट से पूछा जाता है। तो चलिए आगे टी में धारा की हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल धाराओं की जो संख्या है वो 38 है, और जबकि यहाँ अध्याय कितने हैं आरटीई को लेकर, तो 7 यहाँ पे चैप्टर हैं, 7 अध्याय बनाए गए हैं। यदि मैं इन अध्यायों की बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट वाला होगा, इसमें इस तरह से मैं लिख रहा हूं, प्रथम अध्याय किसके लिए है, वो प्रस्तावना के लिए है। यानी कि प्रथम अध्याय प्रस्तावना के बारे में बताता है। तो चैप्टर 1 की बात हम लोगों ने समझ गए कि प्रस्तावना के बारे में आरटीई के सारे जितनी भी मूलभूत बातें हैं वो शॉर्ट में बता दिए गए हैं प्रस्तावना के रूप में। दूसरे अध्याय की यदि मैं बात करूं आरटीई में, तो जो दूसरा अध्याय है वो निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो ये बात भी याद रखना, निःशुल्क के साथ साथ अनिवार्य शब्द भी जुड़ा है, तो ये भी याद रखे रहना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया है। तीसरे जो अध्याय है उसमें आपको केंद्र के बारे में बताया गया है, केंद्र के साथ साथ राज्य के बारे में बताया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्थानीय सरकारों के भी बारे में बताया गया है कि जो क्षेत्रीय सरकारें होंगी उसके बारे में, तो स्थानीय सरकारें के बारे में बताया है। और यहाँ पे अभिभावकों को भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पे याद रखे रहना कि इनके बारे में बताया गया है कि जो केंद्र हैं और जो राज्य हैं और जो स्थानीय सरकार और अभिभावक हैं, उन सारे लोगों का इसमें दायित्व तो क्या होगा, वो भाग 3 में यानी अध्याय 3 में बताया गया है कि केंद्र का क्या दायित्व है, राज्य का क्या दायित्व है, और स्थानीय सरकार और अभिभावक के क्या दायित्व होने चाहिए। अब यहीं पे मैं अध्याय 4 की बात अगर करूं तो उसमें स्कूल के बारे में बताया गया है, और स्कूल के साथ साथ शिक्षक, दो शब्द हैं स्कूल और शिक्षक,
इनके दायित्वों के बारे में बताया गया है कि स्कूल के क्या दायित्व हैं और शिक्षक के क्या दायित्व हैं। अब यहाँ पे जो 5वां अध्याय है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। 5वां अध्याय, यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर की पढ़ाई होगी तो उस पढ़ाई का जो प्राथमिक शिक्षा है उस पढ़ाई का जो पाठ्यक्रम होगा, यानी कि जिसको एक निर्धारित करके बनाया जाएगा मापदंड कि हाँ क्या कहाँ से देखकर पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। तो प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को पूरा करने की बात की गई है कि कैसे कितने टाइम पे पूरा किया जाए ताकि बच्चों को उससे वंचित न होना पड़े, उन्हें पूरी तरह से क्लियरिटी रहे। 6वें अध्याय की अगर मैं बात करूं तो 6वें अध्याय में बताया गया है बाल अधिकार संरक्षण के बारे में। तो ये भी आप लोग याद रखे रहना, बाल अधिकार संरक्षण, यानी कि बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय होता है और उस अन्याय से मतलब निजात दिलाने के लिए यहाँ पे यह कानून लाया गया है। और 7वां जो होगा इससे संबंधित कुछ अन्य अगर बातें हो जाएगी तो उसको आदर्श में डाल दिया गया है, या अन्य बातें कह लीजिए, वो 7वें चैप्टर में लागू हो जाएगा। तो जब भी आरटीई के अध्याय की चैप्टर की बात करेंगे तो 7 चैप्टर हैं और उन 7 चैप्टरों को मैं यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग धारा के बारे में समझ लेते हैं। 38 धाराएं कुल हैं, उसमें से अगर मैं धारा नंबर 12 की बात करूं, 12 धारा क्या कहती है, तो यहाँ पे याद रखे रहना 25% आरक्षण की बात किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ये याद रखे रहना 25% आरक्षण की बात की गई। कौन से किसके आरक्षण के बारे में, तो यहाँ पे गरीब बच्चों के आरक्षण के बारे में बात किया गया, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको। अब ये गरीब बच्चे क्या कहाँ पे किस जगह पे होगा, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूल में उनको अपने जितने भी सीट होगी, जितनी भी उनकी वहां पे सीट होगी, उस सीट में से 25% सीट उसे खाली करना पड़ेगा, यानी कि उसमें गरीब बच्चों का एडमिशन उनको लेना पड़ेगा। यहाँ पे यह धारा आरटीई का बताता है। तो यह बात याद रखे रहना, पूछा जा सकता है कि 25% जो रिजर्वेशन है पुअर चाइल्ड के लिए, वो भी कहाँ पे, प्राइवेट स्कूल में, तो किस धारा में बोला गया है, तो यहाँ पे आरटीई की धारा नंबर 12 यानी कि धारा नंबर अगर 24 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया कि शिक्षक के कौन से कर्तव्य होंगे उसके बारे में बताया गया है। और वहीं पे अगर धारा नंबर 17 की बात करूं तो वहां पे बच्चे जो होंगे उनके शारीरिक दंड, उनको अगर कुछ किसी तरह से शारीरिक दंड दे रहा है कोई शिक्षक, या फिर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है किसी, या फिर उसे शारीरिक दंड, या फिर उसे क्या किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, तो यह नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो धारा 17 के खिलाफ हो जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो याद रखना, ये अगर बच्चों के साथ शारीरिक दंड और प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कानून के दायरे में अपराध होगा। तो यह मनाही किया गया है कि शारीरिक दंड नहीं देना है, बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना है। किस धारा में है, तो 17 में है। धारा नंबर 13 कहता है कि यदि किसी बच्चे से, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा की बात है, निःशुल्क शिक्षा, और वहां पे अगर स्कूल में निःशुल्क नहीं माने, कुछ ना कुछ फीस ले लिए, ठीक, तो अगर फीस लिया गया है तो उस फीस का 10 गुना जुर्माना, जितना फीस लिया होगा उसी फीस का 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा जो वहां पे फीस लिया रहेगा। यह धारा नंबर 13 बताता है, 13। धारा नंबर अगर 14 की बात करें
तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन होना है और एडमिशन के समय वो बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर कोई विद्यालय बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहा है तो यह गलत होगा। कहा गया है कि एडमिशन फिर भी कर लिया जाएगा, एडमिशन पे रोक नहीं होगी। तो यह बताया है धारा नंबर 14। धारा नंबर 27 में कि जो शिक्षक हैं वो जो है गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। अब गैर शैक्षणिक कार्य होता क्या है, जैसे लगा दिए कि जाइए आप जनगणना करके आइए, घर घर में जाइए और देखिए कि उनके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मर गए हैं, इसका रिकॉर्ड बना के लाइए। सेंसस तैयार करना पहले भेजा जाता था, लेकिन अब यह नहीं होगा, अब शिक्षक यहाँ पे नहीं जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के लिए भेजा जाएगा कि जाइए पल्स पोलियो के तहत आप बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या करिए, दवाई पिलाइए, घर घर जाके दवाई पिलाना। तो ये भी अब नहीं होगा, शिक्षक यह कार्य अब नहीं करेगा। ऐसे चुनाव आता था तो चुनाव के टाइम पे शिक्षकों को लगा दिया जाता था कार्य पे कि जाइए आप स्कूल में जिस जगह पे मतदान हो रहा है वहां पे जाके उनको कार्य पे लगाया जाता था। अब ये भी काम नहीं होगा, गैर शैक्षणिक में आएगा। आपदा प्रबंधन, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या कुछ और हो गया तो आपदा प्रबंधन के लिए भी शिक्षकों की तैनाती की जाती थी, तो इसके लिए भी नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें गैर शैक्षणिक कार्य हैं, इन गैर शैक्षणिक कार्यों को नहीं किया जाएगा। यह धारा नंबर 27 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो मैंने आपको आरटीई में जो धारा था उसके बारे में समझा दिया और आरटीई में कितने अध्याय जोड़े गए हैं उन चैप्टर और अध्यायों के बारे में बता दिया, 7 अधिकारों के बारे में बता दिया। जो कार्य दिवस होगा वहां पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लेवल के बारे में समझ लेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होंगे उनको 200 दिनों तक को पढ़ाना होगा। तो कार्य दिवस उनका कितना होगा, 200 दिनों तक का, और उन 200 दिनों में उनको 800 घंटों की पढ़ाई होनी चाहिए। ये रूल बना है, ये पहला बात हो गया। अब वहीं पे माध्यमिक स्तर, जहाँ पे हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जूनियर स्कूल यानी कि माध्यमिक स्कूल बोलते हैं इसे। तो जूनियर स्कूलों में जो कार्य दिवस होगा वो होगा 220 दिनों के लिए होगा, और 220 दिनों में उनको 1000 घंटे की पढ़ाई करवानी चाहिए। तो यह रूल आप लोग सेट करके दिमाग में रखना, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा किसी न किसी पेपर में। अब प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य मिले बच्चे को, तो प्रत्येक सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, और उन 7 दिनों में बच्चों को न्यूनतम आपको 45 आवर्स के मिलने चाहिए, यानी कि 45 घंटे के उनको कार्य मिलना चाहिए। तो ये भी आप लोग सेट करके नोट कर लीजिए। जब स्कूल में यानी विद्यालय में शिक्षक होगा, विद्यार्थी होंगे और प्रधानाचार्य होंगे, तो कितने विद्यार्थियों पे कितने शिक्षक होंगे। तो याद रखना, प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की अगर हम बात करें तो वहां पे जो एक शिक्षक होगा वहां पे एक शिक्षक पे 30 विद्यार्थी होने चाहिए, यानी कि 30 स्टूडेंट वहां पे चाहिए। और यहाँ पे 6 से 8 वाले में कितना होना चाहिए, तो एक शिक्षक को लेकर 35 स्टूडेंट होने चाहिए। प्रधानाचार्य तो एक ही रहेंगे। तो अगर आपसे रेशियो पूछा जाएगा शिक्षक और विद्यार्थी में, तो 1 से लेकर 5 प्राइमरी में 1:30 होगा, और जूनियर में होगा 1:35 होगा। ये बात याद रखे रहना। और प्रधानाचार्य 1 होंगे। यदि किसी विद्यालय में अगर हम बात करें तो वहां पे
150 से अधिक विद्यार्थी हो गए, 150 से अधिक विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं और 200 तक के रेंज में है, 200 से ज्यादा नहीं है, 150 से ज्यादा है और 200 तक के हैं। तो इस कंडीशन में कितने विद्यार्थी होंगे यह भी आप लोग याद रखे रहना। तो यहाँ पे आपको यही चीज सेट रखे रहना है कि जब एक शिक्षक पे 30 विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए, तो इस तरह से अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक। और यहां से भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे यहाँ पे, और तभी तो 150 हो रहा है। तो 5:150 और प्रधानाचार्य कितने होंगे, एक प्रधानाचार्य होंगे। तो इस तरह से आपको निकाल लिया। मान के चलिए अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए एक कक्षा में, एक स्कूल में 60 विद्यार्थी हैं 1 से 5 तक, तो वहां पे कितने शिक्षक होंगे। तो अगर इसे मुझे 60 बनाना है 30 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 बन गया, और यहाँ पे शिक्षक कितने हैं 1, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2, तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 हमारे क्या हो गया, 60 कितने हो गए, बच्चे, और 2 यहाँ पे कितने हो गए, अध्यापक हो गए। और इस हिसाब से आप लोग रेशियो मेंटेन कर लेना। लेकिन अगर वहीं पे बात करें कि बताइए अब बच्चे अगर 200 से ज्यादा हो गए हैं तो क्या करें, तो वहां पे एक शिक्षक के बीच में 40 बच्चों को रखने का नियम है। तो ये भी बात याद रखे रहना। से स्कूल की दूरी की रेंज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, यानी कि प्राइमरी वाले बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक यानी कि जूनियर या फिर माध्यमिक बच्चों के लिए भी बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी बच्चों का स्कूल से घर की जो दूरी होगी वो 1 किलोमीटर का होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि उसके घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर के रेंज में होगी। वहीं जूनियर स्कूल की अगर हम बात करें 6 से 8 तक की, तो 3 किलोमीटर के रेंज में यह स्कूल होना चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है। अक्षर की अगर बात किया जाए कि हर दिन कितना पढ़ाया जाना चाहिए, तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए यानी कि प्राइमरी वाले की बात अगर हम करें तो यहाँ पे उनके लिए 4 घंटे मिनिमम जरूरत है, 4 घंटे की उनकी पढ़ाई होनी चाहिए हर रोज। और वहीं पे प्राइमरी की अगर हम बात करें तो यानी जूनियर की अगर बात करें, यहाँ पे माध्यमिक बोल दो या फिर जूनियर स्तर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो उनका प्रतिदिन पढ़ाई होगा 4.5 घंटे की होगी यहाँ पे। तो ये भी बात है। और शिक्षक को 1 सप्ताह में कितना पढ़ाना चाहिए, ये भी बात पूछा गया है कि 1 सप्ताह में 1 वीक में शिक्षक को कितना घंटे की पढ़ाई करानी चाहिए। तो यहाँ पे 45 घंटे की पढ़ाई पूछी जाती है। 45 घंटा राइट आंसर होगा यहाँ पे, कि एक शिक्षक जो होगा वो 1 सप्ताह में बच्चों से 45 घंटे की न्यूनतम है, अधिकतम तो और भी जा सकता है। तो 45 आवर्स न्यूनतम है, मिनिमम है, इतना पढ़ाई करवा सकता है। अवधारणा में देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा दिया जाएगा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे दिया जाएगा। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होगा, यहाँ पे हर प्रकार के विद्यार्थी बैठ सकेंगे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे यहाँ पे सृजनात्मक बालक हो, या फिर यहाँ पे कोई विशिष्ट बालक हो, या फिर मंद बुद्धि बालक हो। सारे बच्चों को एक साथ बैठा के शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा। बात है दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे जब अधिकार की बात आएगी तो अधिकार आधारित, यहाँ पे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा दी जाएगी। परिप्रेक्ष्य में शिक्षा दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है
कि जो शिक्षा होगी वो अधिकार आधारित होगी, ठीक है ना। यहाँ पे और मानवतावादी इसलिए शब्द जोड़ा गया है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा, मानवता के अधिकार से लेकर भी शिक्षा प्राप्त की जाएगी कि अगर किसी को कोई बालक है वो शिक्षा से वंचित है तो दूसरे लोग उसे समझाएं उसके घर जाके, तो एक मानवता के नाते यह भी फर्ज होगा लोगों का कि उसमें सहयोग करके बच्चों को जोड़े और उनके घर वाले को एजुकेट करें, इसीलिए यह मानवतावादी शब्द जोड़ा गया है। तीसरी बात यहाँ पे है आरटीई में निशुल्क शिक्षा की बात किया गया है। हमने बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पे रहेगी, तो ये आरटीई की अवधारणा में ये भी शामिल रहेगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये लागू रहेगा। अब यहाँ पे निशुल्क शिक्षा के बारे में और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कुछ बातें करनी है। पॉइंट इसमें है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसे दी जाएगी, तो बच्चों को दी जाएगी, ठीक है ना। अब ये बच्चे किस लेवल वाले होंगे, तो ये बच्चे सामान्य बच्चे होंगे। अब सामान्य बच्चों में कौन कौन बच्चे आते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे इसमें आएंगे, सृजनात्मक बच्चे आएंगे, मंद बुद्धि के बच्चे आएंगे। ये सारे के सारे जो लेवल हैं वो सामान्य बच्चों का है, तो इनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। दूसरी बात है और गैर लाभान्वित बच्चे, जिनको किसी प्रकार से मतलब पीछे कोई लाभ नहीं मिला है, तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो इनको भी इसमें रखा जाएगा कि गैर लाभान्वित बच्चे भी इस कैटेगरी में जुड़ जाएं। और एक बात और है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी इसमें रहेंगे। तो ये कुछ अन्य कैटेगरी होती है जिसमें इन सबको शामिल करने के बाद भी बच्चे छूट जाते हैं, तो उनको विशेष आवश्यकता की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो यहाँ पे बच्चों को लेकर यह बात कही गई है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो लेकिन यहीं पे शिक्षकों के लिए इसमें क्या बात बताई गई है कि शिक्षकों का तो भी कुछ दायित्व बनेगा। तो शिक्षकों को लेकर यह बात बताई गई है कि वो अब गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। अभी धारा, किस धारा के तहत हमने बताया था, धारा नंबर 27 के तहत हमने बताया था। तो अगर वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, जैसे पल्स पोलियो जाकर घर घर पे पिलाते थे ड्राप, अब शिक्षक लोग पल्स पोलियो का ड्राप नहीं पिलाएंगे घर जाके, या फिर जनगणना सेंसस नहीं करेंगे। तो अब उनकी जगह पे कौन काम करेगा, जो आशा वर्कर हैं वो जाके अब घर घर पे उनको पल्स पोलियो पिलाएंगी, या फिर जो नर्स हैं वो जाके घर घर पे ये कार्य पूरा करेंगी। लेकिन अब शिक्षकों का क्या यहाँ पे कार्य है, तो शिक्षक लोग प्रशिक्षित होंगे। क्या होंगे, प्रशिक्षित होंगे। किस लिए प्रशिक्षित होंगे, ताकि वो घर जाके बच्चों को जोड़ सकें। किस लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल तक उनका जुड़ाव करने में सुनिश्चितता प्रदान करे, ये शिक्षकों का दायित्व होगा। अब यहीं पे इसी में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में अभिभावकों का क्या योगदान होगा, इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे हमने बच्चों का रोल बता दिया, शिक्षकों का रोल बता दिया, और अभिभावकों का क्या रोल होगा। तो अभिभावक लोग बच्चे को तो अपने भेज रहे हैं, तो उनसे किसी प्रकार से प्रत्यक्ष कर नहीं लिया जाएगा। प्रत्यक्ष कर का मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्ष शुल्क, और अप्रत्यक्ष शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शुल्क अगर कोई विद्यालय ले रहा है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई हो जाएगा। वहां पे यूनिफॉर्म यानी जो ड्रेस है उसका चार्ज मांग लिए कि हमने आपके बच्चे को यूनिफॉर्म दिया है, उसको 200 रुपया हुआ या कितना भी हुआ, उसका चार्ज जोड़ के मांग लिए, तो वहां पे आपको पैसा नहीं देना है। या फिर बोले कि बस लगवाया गया है, यहाँ पे उस बस का, उस वाहन का शुल्क आप दीजिए, तो यहाँ पे उस वाहन का भी शुल्क नहीं देना है। और वहां पे एमडीएम लगा हुआ है,
भाई प्राइमरी का स्कूल है, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का स्कूल है, वहां पे मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन तो चलता है ना। तो मध्याह्न भोजन जो चलता है दोपहर वाला, उसके लिए भी अगर चार्ज मांगा जा रहा है कि हम आपके बच्चों को खाना खिला रहे हैं, उसका शुल्क दीजिए, तो उसमें भी आपको शुल्क नहीं देना है। या फिर आपके बच्चों को पुस्तक दिया जा रहा है, निःशुल्क पुस्तक दिया जा रहा है, उसके लिए भी आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो वो भी नहीं देना है। तो ये सारी की सारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क में शामिल होगा। अभिभावक लोग इससे समझदार रहें, इससे जागरूक रहें, तो यहाँ पे उनको ये सारी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।